आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं। जी हाँ, तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस समय राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है और उस चर्चा के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत साफ ये कहा कि राइट टू अपील का जो प्रावधान किया गया है मौजूदा संशोधन विधेयक में, वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब से पहले तक बस यही होता था कि ट्राइब्यूनल में अगर कोई मसला उठेगा तो जो दावा कर रहा है और जिसकी शिकायत है कि उसकी जमीन ले ली है वक्फ बोर्ड ने, उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता था। ट्राइब्यूनल जो तय कर देगा बस वही उसे मानना होगा। अब इस संशोधित बिल के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो जिसकी जमीन ली जाएगी वो अगर ट्राइब्यूनल से संतुष्ट नहीं है तो वो न्यायालय का रुख कर सकता है। और तो एक बड़ी राहत दी है तमाम उन लोगों को जिनकी जमीनों पर अवैध कब्जा अभी तक वक्फ बोर्ड ने किया है। बिल्कुल ऋतु, राइट टू अपील जो है वो लोगों का संवैधानिक अधिकार है और जो देश कह रहे हैं कि ये दरअसल जो कानून कह रहा है कि उनका संवैधानिक अधिकार बना रहना चाहिए। तो दर्शकों को भी बता दें कि ये जो अभी हमारे देश में सियासत चल रही है उससे जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो थाईलैंड दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है, उससे जुड़ी खबरें हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जी हाँ, और हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के थाईलैंड पहुंचने पर बैंकॉक में रामायण पर आधारित प्रस्तुति का अवलोकन भी प्रधानमंत्री ने किया। थाईलैंड में संगीत और नाटक की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों ने ये प्रस्तुति दी। ये प्रस्तुति भारत के भरतनाट्यम नृत्य और थाईलैंड की खोन नृत्य शैली पर आधारित रही। रामायण भारत और थाईलैंड के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है। जी बिल्कुल, दोनों देशों को बांध कर रखा है रामायण। बेहद शानदार प्रस्तुति। और ऋतु, थाईलैंड में बैंकॉक पे रामायण की प्रस्तुति देखकर बड़ा मन अभिभूत भी होता है और ये लगता है कि इस रामायण ने, बुद्ध ने हम दोनों देशों को आपस में जोड़े रखा है। ये हमारी साझा संस्कृति है और जिस तरह से ये भारत के का जो भरतनाट्यम था और थाईलैंड की खोन नृत्य शैली थी उस पर आधारित था ये नृत्य। जी हाँ, और आइए सीधे रुख करते हैं उन दृश्यों का जहाँ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेरेमोनियल वेलकम किया जा रहा है। औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह भारतीय समुदाय ने जबरदस्त उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। ये सेरेमोनियल वेलकम इसको कहा जाता है। औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री का भाषण का स्वागत किया गया है और ये गार्ड ऑफ ऑनर लिया प्रधानमंत्री ने, दिया गया प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर और ये सेरेमोनियल वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत करते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पे थोंग थांग शिनावात
जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री का थाईलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये तीसरा थाईलैंड का दौरा है और निश्चित तौर पर ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये जो स्वागत की तस्वीरें आप देख रही हैं, इसके बाद दरअसल इस दौरे में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी। बिम्स्टेक, जो छठा बिम्स्टेक सम्मेलन है, उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिसको कहते हैं कि जैम पैक्ड कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। लगातार जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें गर्माहट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औपचारिक स्वागत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल जी प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जेएनयू में प्रोफेसर है। थोंग थांग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया बैंकॉक में। प्रधानमंत्री पै थोंग थांग शिनावात ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इससे पहले जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत भारतीय समुदाय ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ किया। और ये जो औपचारिक स्वागत है, इसके बाद दरअसल इस दौरे में द्विपक्षीय जो वार्ता है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें भी तमाम जो भारत और थाईलैंड के बीच में विविध विषय हैं उन पर बातचीत होगी। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। उससे जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री का थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। उससे जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। निखिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2022 में भारत और थाईलैंड के कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ
थी और उस दौर से लेकर आज 2025 के समय में प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। बहुआयामी क्षेत्रों में भारत और थाईलैंड के सहयोग रहा है। इस सहयोग को बढ़ाते हुए रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ते हुए देश आज देख सकते हैं। आज अब से थोड़ी ही देर के बाद द्विपक्षीय वार्ता होनी है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होनी है और उस बातचीत में कई ऐसे अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें समुद्री सहयोग बेहद अहम हो सकता है। महासागर नीति को लेकर दोनों देश और विस्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिन्हें लेकर भारत और थाईलैंड अपने सहयोग को एक नया रूप दे सकते हैं, उस सहयोग को और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो बैंकॉक प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये उनके औपचारिक स्वागत की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और बिम्स्टेक के मंच पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दम दिखेगा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो एक दूसरे की पूरक है और ये साफ तौर पर देखा गया है। और दोनों देशों के बीच में, जैसा कि ऋतु आपने बताया कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, संस्कृति और पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट शामिल हैं। ये प्रधानमंत्री विजिटर्स बुक पर दस्तखत करते हुए, और ये देख सकते हैं आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें वहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज़ाद भारत के उस संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक तरह से जो योगदान भारत के उस संघर्ष में रहा है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव थाईलैंड रहा है। जी, बिल्कुल, थाईलैंड बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। और म्यांमार में, बर्मा में तो उन्होंने जो संगठन किया था और वहाँ पर जो आज़ादी की मांग की थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो सारा जो जब हम कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो दरअसल ये बड़े गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं हमारे। आज़ादी के दौर से पहले भी रहे हैं, लेकिन आज़ादी का जो हमारा आंदोलन रहा उसका भी असर वहाँ पर दिखाई पड़ा। किस तरह से, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा मूल्य हमारे हैं, तो जब हमारी जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकती हैं जो हमको कनेक्ट करती हैं इन देशों को। बिल्कुल निखिल, जिस बात को आप कह रहे हैं कि हम आज एक पुरानी सभ्यताओं के साथ एक जुड़ाव जरूर दिखाई देता है भारत और थाईलैंड में, लेकिन उन सभ्यताओं को और मजबूत करता वो संघर्ष का दौर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के संघर्ष के दौर में भी थाईलैंड से जो नजदीकी रही है, वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहां पे होना ये रहा हो, या फिर उससे इतर भी, थाईलैंड उन देशों में शामिल है जो हमारे संघर्षों के साथ हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। 75 साल के कूटनीतिक संबंधों की वर्षगांठ मनाना और उसी के साथ उन संबंधों में ये प्रगाढ़ता, जिसमें एक सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत बड़ा, बहुत गहरा है। जी, निश्चित तौर पर बहुत गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। और जो भारत के साथ में अगर म्यांमार के संबंधों की बात करें, जो 2000 वर्ष से भी ज़्यादा गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। रामायण और बुद्ध जोड़ता है हम दोनों देशों को, और रामायण का थाई संस्करण रामकियन कहा जाता है थाईलैंड में, और थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम जो है अयोध्या से जुड़ा हुआ है, और उसको एक तरह से वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वो भी बहुत ज़्यादा जो सनातन संस्कृति है उससे मेल खाती हुई दिखती है। तो थाईलैंड का जो अयोध्या शहर है, आप ये कहें कि वो दूसरा अयोध्या अगर कहा जाए भारत के लिहाज से तो गलत नहीं होगा। अयोध्या में हिंदू धर्म का जो प्रभाव है वो भी काफ़ी बड़े और विस्तारित रूप से देखा जाता है ऋतु। और सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया था थाईलैंड में। तो जैसा कि हम कहते हैं कि बुद्ध भी हमें जोड़ते हैं और राम भी हमें जोड़ते हैं, थाईलैंड और भारत को। जी हाँ, और जिस तरह से हमारे साथ इस समय मौजूद तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में हम अपने खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और इन जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जो विरासत रहा है वो कैसे हम दोनों को बांधे रखता है। और जब हम कहते हैं कि इतिहास हमें सिखाता है ऋतु, तो किस तरह से उस जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, सभ्यता है, साझा मूल्य हैं,
उसको लेकर के हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हम अपने मेहमानों से भी और विशेष तौर पर समझेंगे, जानेंगे। कुछ विशेष मेहमान भी थोड़ी देर में हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे और किस तरह से आज के आधुनिक युग में दोनों देशों के संबंध जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। और जो जब हम कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध है, इसको कैसे रणनीतिक साझेदारी के तक ले जाया जाएगा, ये भी अपने मेहमानों से समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। रणनीतिक साझेदारी तक ले जाते हुए इन संबंधों के साथ ही जहां बात करते हैं आज के दौर की, तो बदलते जियोपॉलिटिक्स में निखिल, ये देखा गया है कि भारत और थाईलैंड किस तरह से आज की तारीख के बदलते इस वैश्विक परिदृश्य में बेहद अहम होते जा रहे हैं। जी, चाहे हम बिम्स्टेक जैसे मंच की बात करें या फिर अन्य वैश्विक चुनौतियों की बात करें, उन चुनौतियों में भी भारत और थाईलैंड किस तरह से, खासकर समुद्री अगर हम स्तर पे देखें तो उस क्षेत्र को लेकर कई ऐसे वैश्विक चुनौतियों के समाधान की तरफ दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का यह दौरा। अभी आपने देखी जो तस्वीरें, प्रधानमंत्री को तमाम सारे जिसको कहते हैं कि छोटे छोटे जो थाईलैंड से और भारत से जुड़े हुए जो आइटम्स थे वो दिखाए गए। प्रधानमंत्री बेहद जिसको कहते हैं बहुत चाव से ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उनके मन को बहुत भाती हैं। और जाहिर तौर पर किसी भी भारतीय को जब वो भारत से बाहर हो, उससे जुड़ी हुई चीज़ें और ख़ास तौर पर हमारी साझा जो विरासत है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई जाएं तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छा लगता है। और इस पूरे विषय पर भारत और थाईलैंड के बीच के जो संबंध हैं, जो प्रधानमंत्री का दौरा है, बिम्स्टेक सम्मेलन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उससे जुड़े हुए इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। ऋतु, आप परिचय कराएंगी मेहमानों का हमारे दर्शकों से? हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब। आप थाईलैंड में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर पिनाक। और हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। प्रोफेसर अंशु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे आंचल भी जुड़ेंगी हमारी संवाददाता बैंकॉक से थोड़ी देर में, और हम वहां से भी जो लाइव अपडेट्स हैं वो आंचल हमको देती रहेंगी। जी जी, एम्बेसडर पिनाक, आप ही के पास सबसे पहले आते हैं। किस तरह से आप 75वीं वर्षगांठ के बाद और 2025 में प्रधानमंत्री के इस थाईलैंड दौरे को, और खासकर अगर हम आज के दिन की बात करें, बिम्स्टेक के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से इस मुलाकात को, इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारे आपसी संबंध का, और क्योंकि बहुत सालों से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर थोड़ा बहुत शायद हम लोग अलग अलग कैंप्स में थे, क्योंकि थाईलैंड अमेरिकन एलाई बन गया था, अभी भी है, और हम लोग नॉन अलाइंड। इसलिए थोड़ा बहुत तब हमारे जो रिश्ते थे, जो संबंध थे, वो थोड़ी हल्का सा खटास उसमें आया था, पर उसके बाद सब खत्म हो गया। अब तो मैं तो कहूँगा हमारे आपसी संबंध में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम इरिटेशन कह सकते। हमारे लोग यहाँ थाईलैंड को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ हमारे टूरिस्ट। एम्बेसडर पिनाक, आपको हम जरा सा रोकना चाहेंगे। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक स्वागत के बाद इस समय दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण वार्ता है, और जैसा कि हमने आपको कहा कि हम लाइव अपडेट्स आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो ये दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में जो भारत के डिग्निटरीज हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को आप देख सकते हैं, और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को भी देख सकते हैं। जी, तो दोनों प्रतिनिधिमंडल स्तर, दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस वार्ता के लिए एकजुट हुए, और बहुत कुछ उम्मीद है कि दोनों देशों के जो तमाम अहम मुद्दे हैं उन पर इस पर चर्चा होगी, और बहुत कुछ निकल कर आएगा भी। जब हम कहते हैं कि समझौतों की बात करते हैं ऋतु, तो MOUs बहुत सारे जो हैं जिनको कई विषयों पर वो साइन होने की उम्मीद है। बिल्कुल तो निखिल, प्रोफेसर अंशु हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। प्रोफेसर अंशु, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर समझौते की संभावनाएं जताई जा रही हैं। महासागर नीति को लेकर विस्तार की बात हो रही है, इसी के साथ कुछ ऐसे समुद्री समझौते हो सकता है कुछ हो। तो किस तरह से आप देखती हैं इस प्रधानमंत्री के इस दौरे को, और खासकर
दोनों देशों के संबंधों में क्या नए आयाम? ऋतु जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे भारत की जो गतिशील विदेश नीति है वो गतिशीलता के और एक नए सोपान पर है। चिली के राष्ट्रपति अभी भारत में हैं, उनके साथ भी एक वार्ता हुई। लैटिन अमेरिका का एक प्रमुख देश है चिली, और उसको गेटवे ऑफ अंटार्कटिका हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा। इसके पहले मॉरिशस में महासागर नीति का अनाउंसमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, और अब महासागर नीति को लेकर ही, समुद्री रक्षा सहयोग को लेकर ही मुझे लगता है ये बड़ी यात्रा, जिसमें कि बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन तो शामिल है ही, भारत और थाईलैंड के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें किस प्रकार से सहयोग के नए आयाम और अध्याय जोड़े जाएं, इसको लेकर के अब बातचीत शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। पिछले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह से ग्लोबल साउथ के जो तमाम लाइक माइंडेड देश हैं, जो साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शांति प्रिय हैं, इनको लेकर के समुद्री रक्षा सहयोग, कैसे ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, और किस प्रकार से सामुद्रिक जो ये पूरा मार्ग है इसके माध्यम से अपने पारस्परिक जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई गतिशीलता दी जाए, इसको लेकर के भारत सतत प्रयत्नशील है। तो इसमें भारत, आप देखिए, ईस्ट एशिया के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश जोड़ता हुआ दिख रहा है, भारत एशिया के देश जोड़ता हुआ दिख रहा है, लैटिन अमेरिका के देश, यूरोप के देश, अमेरिका को इसमें जोड़ता हुआ दिख रहा है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉबी या कोई इस प्रकार की जो एक वैश्विक राजनीति में हम गुट देखते हैं, उसको परे रख करके भारत अपनी महासागर नीति की बात कर रहा है, जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ये जो पहले एक सागर नीति 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में ही अनाउंस की थी, उसी में एक नया आयाम जोड़ते हुए इसको महासागर में परिणत कर दिया गया है। और मुझे लगता है इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आ सकते हैं। और हमारे जो रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है दोनों देशों के बीच, बहुत लंबे 2,500 वर्षों से भी पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध है। तो मुझे लगता है इसको रणनीतिक क्षेत्र में दोनों देश कैसे आगे ले जा सकते हैं। रक्षा सहयोग हुआ और जो एक ट्रेड पार्टनरशिप है उसकी दिशा में मुझे लगता है कि कुछ नए कदम हमें दिखाई पड़ सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर। और कुछ लाइव अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी जुड़ी हुई हैं इस समय बैंकॉक से। आंचल, क्या जानकारी आप देंगी, और जब दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता जारी है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की, किन विषयों पर बातचीत होगी, क्या कुछ निकल कर आने की उम्मीद है, क्या जानकारी देंगी आप हमें बैंकॉक से? देखिए, सबसे पहले तो स्वादिखा, यानी कि यहाँ का नमस्ते आप तक पहुंचाने के लिए, और मुस्कुराहट का देश है थाईलैंड, ये सारी मुस्कुराहट है भारत के लिहाज से। अभी जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, अगर उसकी बात की तो मैं प्रोफेसर अंशु की उसी कथन को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, जहां उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के रिश्ते दशकों नहीं बल्कि 2000 वर्ष से भी पुराने हैं। और यहाँ जिन सेक्टर्स को सनराइजिंग माना गया है उनमें कैसे फूड प्रोसेसिंग, IT और खास तौर पर ऑटोमोटिव क्षेत्र में थाईलैंड भारत का अहम साझेदार बन सकता है। वहीं भारत फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा के क्षेत्र में कैसे थाईलैंड को मदद कर सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड है, विन विन सिचुएशन है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश और दक्षिण एशियाई देशों का समूह, जिसे हम बिम्स्टेक लगातार चर्चा कर रहे हैं, जहां कल इन 7 देशों के तमाम प्रतिनिधि मिलने वाले हैं। लेकिन उससे इतर थाईलैंड की अगर बात की जाए तो उसको जोड़ता है हमारा सामरिक क्षेत्र, उसे जोड़ता है रणनीतिक क्षेत्र, उसे जोड़ता है हमारा आर्थिक क्षेत्र, और सबसे अहम रक्षा क्षेत्र। कैसे इसके इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया है आपसी साझा हितों का, राष्ट्रीय अखंडता को रिस्पेक्ट करने का, और दोनों देशों की संप्रभुता को आगे लेकर जाने का। और जो प्रधानमंत्री साहिबा है थाईलैंड की, जब उनको चुनकर वो आई, सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत आगे बढ़ता है, कुछ ऐसी ही नीतियां थाईलैंड की भी हैं। अगर हम इसे सांस्कृतिक लिहाज से देखें तो जिस रामायण का जिक्र घर घर में, क्योंकि घर घर में, जन जन में जहां प्रभु राम है, वहां यहां पर भी कण कण में राम बसे हुए हैं। रामाख्यान को अगर देखा जाए, आज उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति, सीताहरण का जो अध्याय है, वो यहाँ पर उसका मंचन हुआ, और कैसे भगवान राम और बुद्धम शरणम गच्छामि, कैसे बुद्ध जो शांति, निर्वाण, सद्भाव का संदेश देते हैं, दोनों देशों को एक साथ जोड़ता है। एक अहम सेतु और है जो बिम्स्टेक और थाईलैंड के साथ, क्योंकि भारत संस्थापक देशों में से एक है 1987 में जब बिम्स्टेक को बनाया गया था, कि कैसे टूरिज्म, 2 मिलियन से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट जो हैं वो इस वक्त यात्रा कर चुके हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी का जो, अगर हम इसको टोटल GDP में देखें तो आने वाले सालों में, अभी ये 16 बिलियन है, इसको आगे डबल डिजिट यानी 25 बिलियन तक ले जाने की संभावना जताई जा रही है 2025 में। और तमाम जिन सनराइजिंग सेक्टर्स का मैंने नाम लिया, उसमें फूड प्रोसेसिंग बहुत अहम है। आप यहाँ पर किसी भी मॉल में चले जाइए, आपको उस तरह के फल फ्रूट जो आप
जिस मौसम में अवेलेबिलिटी नहीं भी होती है वो आपको हर सूखे फॉर्म में मिलेंगे। ये क्या है कि ये फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत इसमें अपने कदम रख रहा है और थाईलैंड इसमें मददगार साबित होगा। थाईलैंड एक बहुत छोटा देश ना होकर भी कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, अपनी नीतियों को साफ साथ लेकर भारत के चला और 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं इंडो पैसिफिक रीजन के। और वहीं थाईलैंड, आसियान की बात हो, मैकॉन्ग की बात हो, ये तमाम ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहां पुरजोर तरीके से अपनी आवाज रख रहा है, क्योंकि ग्लोबल साउथ का अग्रणी दूत कौन है? वो भारत है। भारत ने जब G20 की अध्यक्षता ली थी तब भी यही कहा था कि कैसे डेवलप और डेवलपिंग नेशंस के बीच की खाई को पाटना भारत का बहुत अहम काम है। इसीलिए भारत को फैसिलिटेटर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर देखा जाता है। और इसीलिए जब हमने थाईलैंड के राजदूत से बात जब की तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भारत उभर कर सामने आया जब थाईलैंड में भूकंप आया है। और जिन तमाम समझौतों की हम बात करें, क्योंकि मैरिटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा से जुड़ा जो समझौता है वो अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि सभी बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देश हैं और यहाँ से कैसे व्यापार को ब्लू इकोनॉमी के जरिए आगे लेकर जाना है। देखिए, किसी भी देश को अगर समझना है उसके हाईवेज यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए और ब्लू इकोनॉमी अभी थोड़ा अंडर टच्ड है, अंडरडॉग है, इसको कैसे एक्सप्लोर करना है इन देशों के साथ, ये इस समिट में निकलकर सामने आएगा। जी हाँ, तमाम उन क्षेत्रों में आंचल आप सही कह रही हैं, कई ऐसे क्षेत्र में जिसमें साझा हित और साझा सहयोग के साथ दोनों ही देश आगे बढ़ सकते हैं और उसे लेकर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर लेकर जाएंगे। पिनाक, एम्बेसडर पिनाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर, आप ही से जानना चाहेंगे, रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ते दोनों देशों के संबंधों में किस तरह के बड़े बदलाव आप देखते हैं अब, अगर 2025 से आगे की हम बात करेंगे इस दौरे के बाद? इकोनॉमिक सेंटर्ड है भारत का, जो मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वही हमारा सबसे प्राइमरी मतलब ऑब्जेक्टिव है नेशनली एंड इन फॉरेन अफेयर्स। तो इसलिए मैं तो समझूंगा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर होगा, कनेक्टिविटी पे होगा, क्योंकि मैरीटाइम कनेक्टिविटी और अभी भारत का रुख भी बदल रहा है। हम लोग मैरीटाइम डोमेन को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और उस पे ज्यादा, इसीलिए आप देख रहे हैं सागर, महासागर, IORA, ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मैरीटाइम डोमेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वो मैरीटाइम रूट से जाता है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंडियन ओशन में। थाईलैंड हमारा नेबर है, लैंड नेबर नहीं है पर मैरीटाइम नेबर है, क्योंकि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है थाईलैंड के साथ, क्योंकि वो अंडमान से नीचे अगर आप जाएं वहां पे बाउंड्री, इसलिए थाईलैंड के साथ हम नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मिलजुल के जो होती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो है ही है, क्योंकि थाईलैंड के साथ हमारे बहुत ही पुराने ताल्लुक हैं। वो थाईलैंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिश्रण है बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का। अगर आप, शायद पता नहीं आपके व्यूअर जानते हैं या नहीं, क्योंकि थाईलैंड 90% बुद्धिस्ट कंट्री है जी, पर थाईलैंड के जो राजा हैं, उनके जो दरबार है, उनके यहाँ जो भी पूजा अर्चना होती है वो हिंदू प्रीस्ट करते हैं। ये भी एक बड़ी ही खासियत है थाईलैंड। और रामायण वगैरह तो है ही है, महाभारत रामायण सब, उनका अपना वर्जन है रामायण का, उसको रामकियन कहते हैं जी। तो कल्चरल तो खैर इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही गंभीर और मतलब बहुत ही डीप संबंध है, बहुत सालों से 2500। उनके नाम वगैरह उसमें संस्कृत के वर्ड्स हैं, हिंदी के वर्ड्स हैं, और जो चोला राज्य थे वो भी वहां पहुंचे थे, इसलिए सदर्न थाईलैंड में तमिल इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी है। तो ये जो एक रिश्ता है ये बहुत ही मतलब यूनिक है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ है ये इस तरह का रिश्ता। भारतीय संस्कृति, भारतीय जो पुराने जमाने में जो बुद्धिज्म जो गया यहाँ से, फिर हिंदुइज्म, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, पर मैं अभी भी समझता हूँ कि इकोनॉमिक जो इश्यूज है उस पर जरूर वो लोग हमारी दोनों तक ये लोग उस पर ज्यादा बात करेंगे। हाउ टू फैसिलिटेट ट्रेड, आइडेंटिफाई करेंगे किस किस सेक्टर में हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। अभी 16 बिलियन के आसपास होगा ट्रेड, और इसको बढ़ा के और 25-30 बना सके।
आपको मालूम है कि जो ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर शुरू किया है उस पे भारत पर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिए हैं। उससे जो जो नुकसान होगा एक्सपोर्ट्स को, उसको हमको मतलब हमारी ये अपॉर्चुनिटी ये होनी चाहिए और ये होगी भी। थाईलैंड पे भी लगा होगा जरूर हायर टैरिफ्स। तो अब सारे देश जो है इतने भी टैरिफ के चक्कर में, ट्रंप के जो टैरिफ का जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें वो अपनी हमारा रुख जो है इन सब देशों की तरफ जाएगा कि कहाँ पे हम मार्केट बढ़ा सकें और ट्रेड में जो टैरिफ की वजह से अमेरिकन जो ट्रेड के साथ जो लॉसेस होंगे उसको किस तरह से हम रिकवर कर सकें। ये होगी मेरे ख्याल में जो आगे की नीति। जी 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 बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अंशु, बेहद महत्वपूर्ण एक तरह से एक बिंदु रखा है एम्बेसडर पिनाक ने। आप किस तरह से उसको आगे बढ़ाती हैं कि जहां आर्थिक संबंधों की बात कर रहे हैं और एक टैरिफ वॉर का जो एक माहौल है जिसमें कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के इस टैरिफ एकाधिकार कहें या फिर यूं कहें कि जो एक वर्चस्व उन्होंने अपना ये स्थापित कर लिया है कि वो तय करेंगे, इसके आगे क्या आपको लगता है कि तमाम ऐसे देश अब मिलके कुछ नई रणनीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं? निश्चित तौर पर ऋतु जी, एम्बेसडर पिनाक ने कई महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में जोड़े और जहां तक कि हम ट्रंप के टैरिफ प्लान और टैरिफ वॉर की यदि हम बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो जिस टैरिफ प्लान की बात कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान की बात कर रहे हैं और इसको लेकर के हमने चर्चा भी की थी कि किस प्रकार से भारत जितना टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाएगा उतना ही टैरिफ अमेरिका का भारत के ऊपर होगा। इस प्रकार की घोषणा अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। तो जिस प्रकार से कनाडा या चीन या दूसरे इस प्रकार के देशों को लेकर उन्होंने एक्सपोनेंशियली हाई कर दी हैं अपने टैरिफ, अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन यदि मैं एक ओवरऑल दृष्टि से देखूं तो निश्चित तौर पर हम जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हम उसमें डॉलर का दबदबा देखते हैं, हम उसमें अमेरिका का दबदबा देखते हैं। यहाँ तक कि पिछले साल जब एक डेट क्राइसिस से अमेरिका गुजरा था तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के कोलैप्स होने का एक संकट पैदा हो गया था। तो इसीलिए विश्व के जो तमाम ऐसे देश हैं, विशेषकर ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जो हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भारत भी एक है, वो प्रमुखता से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को डी डॉलराइज करते हुए विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे गतिशील बनाए रखा जाए। और अभी जो विश्व में दो युद्ध चल रहे हैं, इसका जो संकट है, इससे जो उपजे चुनौतियां हैं, उसका सामना भी ये तमाम देश कर रहे हैं। इसमें जैसे सप्लाई चेन्स बाधित हुई हैं, इसमें आप देखिए उत्पादन की श्रृंखला को देखिए, उस पर प्रभाव पड़ा है, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। यूरोप के बड़े बड़े पावरफुल जो देश हैं, जर्मनी जैसे देश हैं, उन तक को आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। तो जो ये तमाम आज की जो वैश्विक हम जब परिस्थितियों को देखते हैं तो इसमें भारत इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन को लेकर के इस बात का आगाज कर रहा है। और यहीं पर वो एक जो हम समुद्री सहयोग की बात करते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, वो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हो, वो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की दृष्टि से हो, वो रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से हो, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दृष्टि से हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, तो वहां पर भारत न सिर्फ थाईलैंड, ये तमाम जितने भी विकासशील देश हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और मुझे लगता है बिम्स्टेक का जो ये शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसमें भी थाईलैंड के साथ भारत इस बात को प्रमुखता से रखेगा कि किस तरह से जो ये महासागर नीति है इसको अपनाते हुए एक म्यूचुअल होलिस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक सिक्योरिटी फॉर ऑल सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे जो ये बंगाल की खाड़ी है, जिससे तमाम देश जुड़े हुए हैं बिम्स्टेक के, ये कैसे मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी से जुड़ती है। तो इसमें फिर इंडो पैसिफिक का भी जो इशू है वो साथ साथ जुड़ जाता है। और इसीलिए ये पूरा जो सागर का क्षेत्र है, चाहे हिंद महासागर का हो चाहे इंडो पैसिफिक का हो, इसको पीसफुल, न्यूट्रल और स्टेबल रखने के लिए भारत सतत प्रयत्नशील है। और इसमें तमाम आयाम फिर आपसी सहयोग के जुड़ जाते हैं। जी निश्चित तौर पर। और हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी भी जुड़ी हुई हैं बैंकॉक से, उनसे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एम्बेसडर पिनाक, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि जो ये बिम्स्टेक देशों का जो समूह है, किस तरह से आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं, यही कहा जाए कि जैसा कि अभी आपने कहा कि एक
कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर की तरह या टैरिफ वॉर जैसी स्थिति दिखाई देती है, उसमें ये इस तरह की समस्याओं को एक दूसरे पर, ये जो देश हैं बिम्स्टेक देश है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर कम से कम इस तरह की चीज़ों को दूर कर सकेंगे या कम से कम उससे उभरने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो टू बैलेंस द ट्रेड वॉर लॉन्च्ड बाय ट्रम्प, वी विल हैव टू लुक फॉर न्यू मार्केट्स फॉर आवर एक्सपोर्ट्स एंड बिम्स्टेक में वो तो एक आइडियल मतलब है। हमारे पास बने बनाया एक ऑलरेडी 27 साल हो गए बिम्स्टेक को। बिम्स्टेक को तो अब मेरे ख्याल एक रीजनरेशन करना पड़ेगा और जो बिम्स्टेक की मार्केट, क्योंकि सारे बिम्स्टेक कंट्रीज अफेक्टेड होंगे टैरिफ वॉर में, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मतलब जो सेक्टर है कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस तरह से बढ़ाएं। बिम्स्टेक में समस्याएं तो है क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, कभी कभी उसके चक्कर में मतलब वो लोग मतलब ध्यान उनका उठ जाता है बिम्स्टेक से। फिर चाइना का जो मतलब फुटप्रिंट है वो बढ़ता है, तो लोग बायलैटरल एस्पेक्ट को महत्वपूर्ण ज्यादा दे देते हैं और रीजनल एस्पेक्ट को कम देते हैं। इसलिए बिम्स्टेक में कई चीजें हैं जो बड़ी धीमी गति से चल रही थी। चार्टर भी बहुत ही मतलब लास्ट समिट में डिसाइड हुआ। अब तो जो FTA है जो अभी भी उसका ढांचा पक्का मतलब फाइनल नहीं हुआ है, तो FTA करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना ट्रेड को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि बिम्स्टेक और आसियान में एक कॉन्ग्रुएंसी है, इन द सेंस दैट थाईलैंड और म्यांमार जो है वो आसियान के भी है और आसियान के साथ हमारा ट्रेड अच्छा है, हमारे साथ FTA भी है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जो थाईलैंड और म्यांमार है वो ज्यादातर आसियान को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और बिम्स्टेक को कम। ये चीज है, इसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है और इसमें इंडिया एक लीड ले सकता है ये ट्रेड फील्ड में। तो मैं समझता हूँ कि बिम्स्टेक का जो महत्व है वो अभी हमारे लिए ज्यादा हो गया है और एक्ट ईस्ट के माध्यम से तो हम कर ही रहे थे लुक ईस्ट फिर एक्ट ईस्ट, और क्योंकि सार्क तो एकदम मतलब ठपी हो गया है पाकिस्तान की वजह से, इसलिए अब बिम्स्टेक ही हमारा ज्यादा, और बिम्स्टेक के इकोनॉमीज ज्यादा बेहतर हैं, वो ग्रोथ भी उनका बेटर है, इसलिए हमें जो ईस्ट लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट जो है उसमें बिम्स्टेक का जो रोल है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, एम्बेसडर पिनाक, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिम्स्टेक के मंच को और उनके तमाम उद्देश्यों को और ज्यादा सक्रिय करने की जरूरत है और यही कारण है कि 20वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बहुत साफ कुछ बातों को रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से उन क्षेत्रों को चिन्हित करने की जरूरत है, क्षेत्रीय और एजेंडा विशिष्ट होने की जरूरत है, आपको अब क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है, जिसमें ब्लू इकोनॉमी भी है, समुद्री सुरक्षा भी है, साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है। प्रोफेसर अंशु, बायलैटरल बैठक इस समय चल रही है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हो रही है, रणनीतिक साझेदारी की तरफ दोनों देश आज की इस बैठक के बाद से बढ़ सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप किस तरह से देखती हैं डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भारत की थाईलैंड लगातार देख रहा है और इस दिशा में सहयोग बढ़ सकता है। तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रही हैं भारत और थाईलैंड के बीच में। निश्चित तौर पर यदि हम बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से देखें तो भारत और थाईलैंड स्ट्रेटेजिक एरियाज में एक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम बायलैटरल स्तर पर देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब विकसित होते हुए हमें दिखाई पड़ती है और हो सकता है कि आज की ये जो वार्ता प्रतिनिधि मंडल के दोनों देशों के बीच की चल रही है, इसके बाद हम कोई ऐतिहासिक घोषणा भी सुन लें। भारत और थाईलैंड जैसे देश जो आपस में सांस्कृतिक रूप से हजारों वर्षों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास का रिश्ता रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे देशों के बीच में जो विपक्षीय कूटनीतिक संबंध हैं वो जब नेशनल इंटरेस्ट्स कॉमन होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कॉमन होते हैं, एक तरह की चुनौतियों का जब दो देश सामना करते हैं तो वो अपने इन कूटनीतिक संबंधों को फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर ले जाते हैं और इसमें हम रक्षा सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम के रूप में देखते हैं। तो यहाँ भारत और थाईलैंड के बीच में भी हम देख सकते हैं कि थाईलैंड जो है इट लुक्स फॉरवर्ड टू इंडिया
फॉर डिफेंस कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। हमने भारत को बड़ी तेजी से विगत 10 वर्षों में एक रक्षा के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होते हुए देखा है। हमने जिस आत्मनिर्भर भारत की, हमने जिस मेक इन इंडिया भारत की बात की, आज हम उसको सच करके पूरे विश्व के सामने दिखा रहे हैं। सो मच सो कि एक समय था जब हम डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट के लिए, तकनीक के लिए बड़े और शक्तिशाली देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब वो स्थितियां हैं कि अब हमारे जो होम ग्रोन इक्विपमेंट हैं, अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, हम वो दूसरे देशों को भेज रहे हैं। फिलीपींस इसका एक उदाहरण है। भारत रक्षा निर्यातक के तौर पर तमाम देशों के लिए तो ऐसे में थाईलैंड भी भारत की ओर बहुत आशा भरी दृष्टि से देखता है, और जिस तरह की प्रॉक्सिमिटी, हमारा मैरीटाइम नेबर है थाईलैंड के साथ, हमारी भौगोलिक सीमाएं, अगर मैं कहूं कि लैंड बॉर्डर्स ना होने पर भी मैरीटाइम दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारी सामुद्रिक सीमाएं हैं, और इसके तहत आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ऋतु जी, क्योंकि जब हम इस लोकेशन को देखते हैं तो ये पूरे विश्व के नक्शे पर आज की तारीख में स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में, नौसेना एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम इस रिश्ते को, अब जो ये बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम स्ट्रेटेजिकली कैसे कोलैबोरेट करें, ये देखना बड़ा सुखद होगा। मुझे आशा है कि आज इस वार्ता के बाद हम शायद कुछ इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को देख पाएं। जी, और हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी गुंबर हमारे साथ जुड़ गई है बैंकॉक से एक बार फिर से। आंचल, जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, दरअसल सभी की निगाहें उस पर हैं, और लगातार ये चर्चा की जा रही है कि किस तरह से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर के और जो ब्लू इकोनॉमी है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी भारत और थाईलैंड के बीच में। जब हम व्यापार की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, क्या कुछ विषय हो सकते हैं, क्या कुछ निकल कर आने की उम्मीद है? सभी की निगाहें उसी पर हैं। सबसे पहले जो प्रोफेसर अंशु ने कहा, इसी बात को पहले आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि रक्षा क्षेत्र के उन्होंने जिक्र किया। हम जो तीनों फॉर्म्स हैं रक्षा के, यानी जब हम बात करते हैं नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। नेवी की बात की तो कॉर्पोरेट नाम से एक जो नेवल एक्सिस है वो कई सालों से चली आ रही है भारत और थाईलैंड के बीच में। वहीं अगर हम सियाम की बात करें, एयरफोर्स के साथ जो एक्सरसाइज है, साझा अभ्यास है, वो कई सालों से चला आ रहा है, और अभ्यास मैत्री वो आर्मी के साथ। और कैसे इसे आगे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि थाईलैंड भी मानता है कि डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो आत्मनिर्भर तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो हिचक जो डेवलप्ड नेशंस में थी, उसको कई हद तक अगर हमने देखा तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उन्होंने अगर बात करते हैं आर्थिक अलग अलग विषयों को लेकर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि फार्मास्यूटिकल्स और कपड़े का बहुत बड़ा बाजार है भारत, जब हम थाईलैंड की बात करते हैं, और थाईलैंड निर्भर है भारत पर इसके लिए। लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैं बात करूं, चार्जिंग स्टेशन की बात करें, ऑटो एंसिलरीज हैं, ये तमाम रिफ्लिक इफेक्ट्स हैं, और खास तौर पर जो सहयोग के 15 क्षेत्र बिम्स्टेक के लिहाज से अलग अलग देशों को दिए गए हैं, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा भारत के हिस्सा है, ऐसे ही ब्लू इकोनॉमी है, मत्स्य पालन है, एग्रीकल्चर है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। इन तमाम साझा हितों को लेकर दोनों देश कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक लिहाज से जब दो देश पास होते, कहते हैं ना कि आप अपना दोस्त चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं चुन सकते, और जब पड़ोसी आप नहीं चुन सकते तो जो तमाम आपके पड़ोसी देश हैं उनके साथ आपके रिश्ते मधुर होने चाहिए। जो सांस्कृतिक जुड़ाव की हम बात करें, क्योंकि अगर संस्कृति जुड़ी हुई है, वो जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जिसको G20 में हम कह सकते हैं बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन मिला। आप देखिए कि भारतीय फिल्में यहाँ बहुत मशहूर हैं, भारतीय कलाकार यहाँ पर बहुत मशहूर हैं। जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हुए भोग लगाते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ पर तमाम मंदिरों के बाहर भगवान गणेश की मूर्ति है, और उन्हें ऐसे ही ऑफर किया जाता है भोग, जैसे हम भारत में करते हैं। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैसे आर्थिक लिहाज से निवेश, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को ठीक है, बढ़ावा देगी। आंचल विस्तार से आपसे और जानेंगे कि किस तरह से भारत और थाईलैंड अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर रुक करेंगे हम राज्यसभा, कुछ आपको देश की खबर भी हम दर्शकों बताते रहेंगे, और राज्यसभा में जिस तरह से हमने आपको बताया कि वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है, उससे जुड़े हुए अपडेट्स भी हम आपको दिखाते रहेंगे ऋतु। लेकिन फिलहाल अपनी इस चर्चा को, जो प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे से हम बिम्स्टेक सम्मेलन की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जी प्रोफेसर अंशु, बढ़ता भारतीय बाजार थाईलैंड के लिए कितना बड़ा आकर्षण है, और इस लिहाज से जरूर, क्योंकि हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि दक्षिण एशियाई देशों का निवेश भी भारत में बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेश का वेलकम करता है,
और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर और ब्रुनेई जैसे देशों की यात्रा की थी, तो सिंगापुर पहुंचकर यही बात हुई कि इस प्रकार की एक विन विन सिचुएशन हो जिसमें वो तमाम देश जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर जिनके पास यदि हम स्किल्ड प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की दृष्टि से देखें, वहाँ पर यदि कोई समस्या है या उनके पास चुनौतियाँ हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास एक बहुत बड़ा बाजार है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसीलिए भारत इन तमाम देशों से आगाज़ करता आया है, अनुरोध करता आया है कि जितना इन्वेस्ट करके साथ में कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए भारत कहीं ना कहीं इन तमाम देशों के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी, उसमें भी कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें अपने योगदान की बात करता है। तो निश्चित तौर पर भारत जब बात करता है कि वो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हम तेजी से इस पायदान पर ऊपर चढ़ने की बात करते हैं, तो इसमें हम अपने साथ के जो तमाम थाईलैंड जैसे देश हैं, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेबर्स हैं, हम इन सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है ऋतु जी, कि थाईलैंड जैसे जो देश हैं वो कहाँ पर इस प्रकार के सहयोग के जो क्षेत्र हैं जिसमें हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर व्यापार और वाणिज्य की यदि दृष्टि से देखें तो दोनों ही देशों के बीच में सहयोग पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ा है। और इसको लेकर के कुछ टारगेट्स भी हैं, अलग अलग प्रकार के MOUs और जो ये समझौते हैं इन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं विगत कुछ वर्षों में। और जो ये प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ताएं हैं, ये भी दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर होती चली आई है। और यदि हम बिम्स्टेक की बात करें तो फिर यहाँ पर भारत के पास सुरक्षा और ऊर्जा पर ध्यान देने की बात है, तो थाईलैंड को कनेक्टिविटी वाला एक जो पिलर है वो दिया गया है। तो अब यदि आप इस प्रकार आप यदि कनेक्टिविटी को ट्रेड से जोड़कर देखें या आप डिफेंस कोलैबोरेशन से भी जोड़कर देखें, तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे दोनों देश इस एक डायमेंशन पर साथ में आगे बढ़ने की बात करते हैं। जी, तो दोनों देशों के संबंधों में कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी, ये 3 पिलर्स एक तरह से माने जा रहे हैं, जिनको लेकर आज भी भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान इन 3 क्षेत्रों में उम्मीद की जा रही है कि कुछ समझौते होते सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। एम्बेसडर चक्रवर्ती, जब हम ये कहते हैं कि रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ना ज़रूरी है थाईलैंड के साथ में, बिम्स्टेक की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अगर हम थाईलैंड की बात करें, रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ने की जब बात होती है, किस तरह से आप देखते हैं? कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ अवसर भी हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये तो हर एक संबंध में होता है, चुनौतियां और अवसर, ये कोई नई बात नहीं है। तो थाईलैंड के क्षेत्र में भी यही होगा। दरअसल चुनौतियां क्या हैं और अवसर क्या हैं, ये दोनों समझना चाहते हैं। देखिए, चुनौतियां ये है कि हम कैसे उनका मार्केट एक्सेस करें। क्या हम कुछ कॉमन ग्राउंड, जैसे बिम्स्टेक में कई बार ये लोग कहते हैं कि बिम्स्टेक में हम लोग हार्मोनाइजेशन ऑफ टैरिफ्स कर सकते हैं, कस्टम्स ड्यूटीज कर सकते हैं, कई चीजें ऐसी हैं। तो ये चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर वो करें तो ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि एक बार हार्मोनाइजेशन होता है तो सबको मालूम हो जाता है कि मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये हार्मोनाइजेशन ऑफ टैरिफ्स वगैरह और कस्टम्स रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक देश अपने अपने रूल्स बनाता है। इसीलिए एक जो गुट जब बनता है, इसलिए FTA इंपॉर्टेंट है, पर हार्मोनाइजेशन भी कर सकते हैं अलोंग साइड, वो हेल्प करेगा। तो ये है चैलेंजेस। बाकी चैलेंज तो है पॉलिटिकल विल का। क्या आप इतना समय और रिसोर्सेज इस पे लगाएंगे इसको बढ़ावा देने के लिए, या आप उसको स्प्रेड आउट कर लेंगे, क्योंकि हर एक देश के अपने अपने अलग अलग मतलब जो प्रायोरिटीज है वो होते हैं। तो इसलिए ये चैलेंजेस तो हैं, पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि ट्रेड वॉर जो हो रहा है, तो इसमें सब लोग अपॉर्चुनिटी अब ढूंढेंगे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में अगर आपका ट्रेड कम होता है एक्सपोर्ट, तो आपको तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे मार्केट्स में, तो वो है अपॉर्चुनिटी। एम्बेसडर पिनाक, क्या आप मानते हैं कि बिम्स्टेक का 2025 का शिखर सम्मेलन कई मायनों में अहम भी हो गया है? हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, और बिम्स्टेक से पहले जिस तरह से बांग्लादेश के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर भारत
किस तरह से इस मंच पे मौजूद रहेगा और आने वाली चुनौतियों को कैसे देखता है, उसके समाधान की तरफ क्या बिम्स्टेक मंच से तमाम देशों के सहयोग के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है? क्या वो चिंताएं साझा की जा सकती हैं जिनका संकेत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहुत साफ दिया? विदेश मंत्री जयशंकर ने तो साफ साफ कह दिया है, क्योंकि मैं समझता हूं जो भी प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि कोई जरूरत नहीं थी, वो अनवारंटेड सा स्टेटमेंट था। अब वो चीन को मतलब लालच देने के लिए वो सब कह रहे थे, पर चीन ने शायद वो जो कैरेट है उन्होंने उठाया नहीं। उनको मेरे ख्याल में वो चूक गए प्रोफेसर यूनुस कि वो समझ रहे थे चीन को थोड़े से, अब मैं क्या कहूँ, वो इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी और वल्नरेबिलिटीज जो है वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। इसलिए अब वो बेसिक उद्देश्य उनका था कि वो चीन को किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाए। ये छोटे देश जितने भी हैं हमारे चारों इर्द गिर्द, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई दूसरा इम्पोर्टेंट पावर जो है, चीन है, अमेरिका है, वो उनकी तरफ झुके तो वो इंडिया को थोड़ा बैलेंस कर सके। ये है रणनीति, ये बैलेंस ऑफ पावर की रणनीति है, फॉरेन पॉलिसी। तो ये होता रहता है, तो इसको हम जानते हैं अच्छी तरह से और इसको हम समझते हैं और इसका हम इसको डील भी करते हैं। तो बांग्लादेश जैसे है, अभी उनका हालत खराब है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है। अब वो कहाँ तक, उसको अब इलेक्शन होगा तब जाके वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आएगी, तब जाके हम लॉन्ग टर्म कुछ उनके साथ कर सकेंगे। पर अभी तो लगता है एडहॉक जो भी है अरेंजमेंट्स हैं, पर ये जैसे मैंने पहले भी कहा, पॉलिटिकल जो अपीवल्स होते हैं उसमें बिम्स्टेक को भी उससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बांग्लादेश अगर समझ रहा है कि हम चीन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे और फिर बिम्स्टेक को कितना, वो देखिए बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश में जी, तो और भी मतलब बिम्स्टेक पे थोड़ा बहुत और ध्यान देना चाहिए और उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी करना है करना चाहिए। वो पता नहीं क्या प्रपोजल वो प्लेस करेंगे, पर मुझे तो लगता है उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी, जब इसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए, जिस तरह से बांग्लादेश में बदली हुई परिस्थितियों के बाद से और जो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आए, भारत का बिम्स्टेक समिट में एजेंडा किस तरह से आप देखती हैं? ख़ासतौर पर जब बिम्स्टेक बना था तभी ये समझा जा रहा था कि ये माइनस पाकिस्तान जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश है और साथ में जो पड़ोसी देश है थाईलैंड और म्यांमार, आप किस तरह से देखती हैं कि किन नीतियों के साथ आगे बढ़ेगा? क्योंकि ये जो बांग्लादेश के तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या ये कुछ डिस्टर्ब करने वाले हैं? निश्चित तौर पर। और निखिल जी, आपने इस पूरी चर्चा को एक अलग दिशा में मोड़ दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है कि किस प्रकार की चुनौतियां बिम्स्टेक के भीतर हैं। तो यदि आप 1997 से बिम्स्टेक की यात्रा को देखें तो लगातार इसमें कुछ सदस्य देश जुड़े और फिर हमने देखा कि कैसे बिम्स्टेक का एक चार्टर बनकर के आया 2022 में, अब वो फाइनलाइज होगा। और अब सदस्य देशों की ओर यदि चले और मैं इसको सार्क से कंपेयर करूं तो पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से और जिस प्रकार का एक अनस्टेबल देश पाकिस्तान रहा, जिस तरह से आतंकवाद को उसने पल्लवित पोषित किया, तो धीरे धीरे करके उसका असर सार्क को रिडंडेंट बनाने पर, इररेलेवेंट बनाने पर हम देखते हैं। उसी तरह से अब आप बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनकी स्थितियों पर जाइए एक एक कर कर। तो आप यदि सबसे मजबूत देश की ओर देखें, सदस्य देश की ओर देखें, तो वो फिलहाल भारत है। क्योंकि यदि आप श्रीलंका जैसे देश की ओर जाइए तो पीछे कुछ न कुछ आर्थिक समस्याओं का, राजनीतिक समस्याओं का सामना श्रीलंका को भी करना पड़ा। नेपाल में हाल फिलहाल स्थितियां बहुत तनावपूर्ण हैं। हमने देखा कि बीते दिनों कैसे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वापस लाया जाए, इसको लेकर के बड़े भयंकर वायलेंट संघर्ष हो रहे हैं, जनता सड़कों पर है। आप यदि बांग्लादेश की ओर जाकर के देखते हैं तो मैं अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रिफ्लेक्शन बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश पर देख रही हूं। जिस तरह से लगातार वहां परिस्थितियां खराब हो रही हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जिस प्रकार से कहूंगी कि एक ध्वस्त होते हुए हम देख रहे हैं। इंटरिम सरकार है, चुनाव नहीं हो रहे हैं और उस पर फिर वहां पर इंटरिम सरकार के जो अभी हेड है वो जिस तरह के बार बार वक्तव्य देते हैं
उससे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, और जो ये बिम्स्टेक जैसे संगठन है और क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए निश्चित तौर पर संकट पैदा होता है। इसमें अब आप म्यांमार और बांग्लादेश के बीच जो कुछ अभी हाल फिलहाल चल रहा है उसको भी देखिए। सो मच सो कि वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज का मुद्दा है, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बीते दिनों मेरे ख्याल 13 से 15 मार्च उन्होंने यात्रा की बांग्लादेश की, और वो रोहिंग्यास के प्रति अपना एक यूनानिमस सपोर्ट बता रहे हैं। लेकिन फिर वहां भारत की तरफ से ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वहां जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज रह रही हैं, जिन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इसमें हिंदू कम्युनिटी भी है, उसका क्या? तो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मंच है, उन पर लगातार इस प्रकार की बातें बांग्लादेश के हवाले से जा रही हैं। तो एक बांग्लादेश की दृष्टि से देखिए, नेपाल की दृष्टि से देखिए, श्रीलंका की दृष्टि से देखिए, लगातार कुछ न कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान यूनिलैटरल लेवल पर, बायलैटरल लेवल पर और एक सांगठनिक दृष्टि से सोचते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, मुझे लगता है भारत बहुत सकारात्मक तरीके से कल जब शिखर वार्ता में अपनी बात रखेगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसी एक, मुझे लगता है, संकल्प मंत्र के साथ बात करेंगे। वो समाधानों की ओर देखेंगे जैसा हम हमेशा देखते हैं, और एक जो बिम्स्टेक के माध्यम से इस महासागर नीति को फोकस करते हुए अभी वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग चुनौतियां हम देख रहे हैं, इसके भी फिर कहीं ना कहीं समाधान की बात हमारे सामने आएगी। महासागर नीति का प्रोफेसर अंशु जोशी कई बार जिक्र भी हुआ। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों की समझ के लिए थोड़ा सा बताएं कि महासागर नीति है क्या, भारत का क्या इस पर रुख है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हम बार बार महासागर नीति या सागर नीति की बात करते हैं। तो देखिए, ऋतु जी और मैं उन पलों के साक्षी हैं जब सागर को महासागर में परिणत करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से महासागर ये नीति अनाउंस की थी। तो ये एक सागर जो है वो एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल नीति है। हिंद महासागर में जिस प्रकार से लगातार चीन के दबदबे को बढ़ते हुए भारत देख रहा था, और भारत जैसे और भी कई देश जो नहीं चाहते कि हिंद महासागर में या हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी एक देश या किसी भी एक गुट का दबदबा हो, वर्चस्व हो, उसकी वजह से क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा या व्यापार पे किसी प्रकार की चुनौतियां आए, तो इन क्षेत्रों की, ये जो महासागर के क्षेत्र हैं, इनकी स्टेबिलिटी को, न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से 2015 में सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल नीति की उद्घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से ही की थी। और एक IORA इंडियन ओशंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी भारत ने बना रखा है, जिसमें वो तमाम लाइक माइंडेड देश सदस्य हैं जो चाहते हैं कि हिंद महासागर की न्यूट्रलिटी, शांति और स्टेबिलिटी बनी रहे, इसको और कैसे प्रॉस्परस किया जाए। तो महासागर में जब इसको परिणत किया गया तो उसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के और भी जो देश हैं उसको इस सागर नीति से जोड़ना है, जिसके माध्यम से एक म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सुनिश्चित किया जाए। तो ये महासागर के मायने हैं, और इस नीति के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उन तमाम देशों से अनुरोध किया जो विकासशील देशों की श्रृंखला में आते हैं, जो ग्लोबल साउथ से ताल्लुक रखते हैं, कि एक इस पूरे सामुद्रिक क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आपसी रक्षा और सहयोग को बढ़ाते हुए, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाते हुए, सतत प्रबंधन को बढ़ाते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, ब्लू इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए, ब्लू जॉब्स को प्रमोट करते हुए कैसे आगे जाएं, और यदि किसी सदस्य देश को इससे जुड़े किसी भी प्रकार के प्रबंधन के लिए यदि फंड्स की आवश्यकता होती है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब महासागर नीति की बात की तो उसमें इस बात को भी जोड़ दिया कि वो देश जिनको फंडिंग की आवश्यकता है, बाकी के जो देश हैं वो जो इस नीति का अनुसरण करते हों या इसके सदस्य हों, तो वो मिलकर के उस देश की सहायता कर पाएं। तो एक इसमें फिर फ्री ट्रेड की भी बात आती है, अलग अलग अग्रीमेंट्स की बात आती है, इसमें कैसे जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे नेवल पेट्रोलिंग को हम और एफिशिएंट बना सकते हैं, आउटर स्पेस कोलैबोरेशन की बात भी इसमें आती है। तो ये जो महासागर नीति है ये अपने आप में महा है, ये बहुत विस्तृत है, इससे बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस जुड़े हुए हैं। जी, प्रोफेसर अंशु, आपने बिम्स्टेक मंच की चुनौतियां गिनाई और आपने बताया कि किस तरह से तमाम वो देश जो अस्थिर हैं, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अस्थिरता किस तरह से कभी कभी बिम्स्टेक जैसे बहुपक्षीय मंचों को बहुत मजबूत नहीं होने देती है। ऐसे में
भारत जैसा देश जब अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है, चाहे वो थाईलैंड हो, प्रधानमंत्री थाईलैंड की यात्रा के बाद श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका जिन संकटों से गुजर रहा है उसमें भारत लगातार सहयोग के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में द्विपक्षीय संबंध किस तरह से इन मंचों को एक अलग दिशा और ताकत देते हैं? निश्चित तौर पर जब दो देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं, यदि दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और विश्वास का रिश्ता होता है, तो फिर बहुपक्षीय मंच पर कंसेंसस बनने में आसानी होती है। आप यदि भारत और थाईलैंड के बीच देखें तो हम सांस्कृतिक संबंधों पर, ऐतिहासिक संबंधों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, पर आप यदि वर्तमान की दृष्टि से देखिए तो देखिए कैसे एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश के रूप में थाईलैंड भारत के साथ उभरा है, जिसमें आप इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट को ले लीजिए। ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि ये पूरी एक रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इसमें भारत और थाईलैंड साथ में काम कर रहे हैं। मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट एक और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें भारत और थाईलैंड साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को लेकर के पायरेसी को रोकने के लिए भारत और थाईलैंड ने बीते के वर्षों में कुछ संधियां की हुई हैं। फिर एशिया कोऑपरेशन डायलॉग में भारत और थाईलैंड साथ में काम कर रहे हैं, और बिम्स्टेक के माध्यम से एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे तो दोनों ही देश काम कर रहे हैं, जिसमें जो व्यापार वार्ता समिति बनी हुई है उसका परमानेंट अध्यक्ष जो है वो थाईलैंड है। तो भारत और थाईलैंड ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे द्विपक्षीय स्तर पर, चाहे आप रक्षा सहयोग का क्षेत्र देखें, चाहे आप तकनीक और विज्ञान का क्षेत्र देखें, आप चाहे सांस्कृतिक संबंध देखें, आप चाहे ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स देखें, आप चाहे आर्थिक संबंधों को देखें, दोनों देश बहुत गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर जब भारत अपनी बात बिम्स्टेक के मंच से रखेगा तो फिर थाईलैंड जैसे देश अपनी मजबूत आवाज में भारत का साथ देंगे, और इससे ही जो ये चुनौतियां हैं जो यूनिलैटरली हम कुछ देशों के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो फिर उनसे आगे बढ़ते हुए बिम्स्टेक को कैसे मजबूत बनाकर उसका जो एक एजेंडा है उसको कैसे साथ में आगे ले जा करके, और जो ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं और कॉमन चुनौतियां हैं, इसका कैसे समाधान खोजें, फिर इस पे बात होना संभव हो पाता है। जी प्रोफेसर अंशु, प्रधानमंत्री के इस दौरे में और इस तरह के द्विपक्षीय संबंधों में शायद हर मुलाकात और हर एक्शन का अपना एक मैसेज होता है। तो जब हम देख रहे थे कि जिस समय प्रधानमंत्री पैंगोंग थोंग शिनवा जिस समय मुलाकात कर रही थी और सुभाष चंद्र बोस की वो तस्वीर हमें जब दिखाई देती है, तो क्या आपको लगता है कि बदले हुए भारत में पिछले 10 साल में भारत ने अपने अतीत, और जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि गुलामी की उन तमाम जंजीरों को तोड़ते हुए जो भारत में एक बड़े परिवर्तन हमें दिखते हैं, वो कर्तव्य पथ से लेकर सुभाष चंद्र बोस की उस सेना को एक तरह से स्वीकारने से लेकर उनके उस संकल्प को पूरा करने की तरफ, क्या आपको लगता है उस तस्वीर, उस मुलाकात और उस मुलाकात के दौरान वहां सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर के होने के भी बड़े संकेत हैं? निश्चित तौर पर एक हम सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखें, और थाईलैंड उनका एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। यदि हम म्यांमार को यानी बर्मा की ओर देखें तो हम आज़ाद हिंद फौज को जो देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब हम देखते हैं, उनकी संकल्प यात्रा को देखते हैं, उनकी भारत की आज़ादी के लिए जो उनका योगदान रहा है, उनकी लड़ाई रही है, उसको देखते हैं, तो उसमें फिर हम बर्मा को या थाईलैंड को माइनस करके नहीं देख सकते। तो आज बड़ा सुखद था उनका चित्र देखना, और ये देखना कि कैसे बड़ा फॉन्डली हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ एक पुस्तिका में हस्ताक्षर लिखे, कुछ अपना एक संदेश लिखा, और यहाँ से हम याद कर सकते हैं उस पूरी यात्रा को जो भारत ने तय की है 1947 से बाद की। 1947 के पहले एक पूरा जो एक आज़ादी का संघर्ष चला, वो चला, और बहरहाल अंततः हमें कामयाबी मिली, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इसके बाद अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए, अपने देश के आपके क्या राष्ट्रीय उद्देश्य रहेंगे, इनको तय करते हुए आज भारत ने एक बहुत लंबी यात्रा की है, और उस यात्रा में आज एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव हमने जुड़ते हुए देखा जब हम मेक इन इंडिया की और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, और वो हर देश जो किसी न किसी रूप में कॉलोनी रहा है,
तो वो कहते हैं कि इस कॉलोनियल माइंडसेट को अपने दिमागों से निकालना होगा और इसका संदेश वो उन तमाम देशों की धरती से देते हैं जो एक समय ये तमाम जो कॉलोनियल मास्टर्स थे इनके गुलाम रहे हैं। और इस कॉलोनियल माइंडसेट को निकालने के लिए भारत में हमने देखा कि कितने सारे उदाहरण, जैसे कि आपने अभी बताया कि हम कर्तव्य पथ की बात करें, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी सही जगह देने की बात करें, तो आज ये तमाम जो हम सिंबल्स बदलते हुए भारत में देख रहे हैं वो इस बात का परिचायक है कि ये एक नया भारत है, इसकी अपनी एक नई संकल्प यात्रा है, ये उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो चुका है। चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र ले तो हमने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सामने रखा और उसको लेकर के हम एक बड़ा काम कर रहे हैं। आप चाहे फिर अपनी विदेश नीति को ले जिसमें अब हम कहते हैं हम नॉन अलाइंड नहीं है, हम ऑल अलाइंड हैं और हम अच्छे पॉजिटिव एजेंडा को लेकर के तमाम लाइक माइंडेड नेशंस के साथ में गुटीय राजनीति को साइड में रख करके साथ में काम कर रहे हैं। हम G20 के भी सदस्य देश हैं, हम ब्रिक्स के भी सदस्य देश हैं, हम रशिया के भी बड़े अच्छे मित्र हैं, हम अमेरिका के भी बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ये जो तमाम ये एक बहुत लंबी यात्रा है, इसके अलग अलग पड़ाव रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम यदि भविष्य की रूपरेखा बना रहे हैं तो हमारा वर्तमान कैसा है, और वर्तमान में जब हम खड़े हैं तो हम अपने कभी भी अतीत को ना भूलें। तो ये एक अतीत से लेकर के जो भविष्य की यात्रा है, जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं तेजी से, तो एक हम अपने मन में एक मेमोरी लेन हम पार करते हैं और उसमें फिर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे जो हमारे देश के वीर हैं, हम उनको निश्चित तौर पर याद करते हैं। तो आज थाईलैंड में उनका ये चित्र देखना सुखद रहा और एक पूरी यात्रा, एक हम कहेंगे कि मेमोरी लेन से हम एक विद इन फ्यू सेकंड्स हम गुजर सकते हैं जब हम अपने भारत के ऐसे शूरवीरों के चित्र या उनकी मूर्तियां अलग अलग देशों में देखते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर अंशु, थाईलैंड के चोनबुरी में ही भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज का पहला प्रशिक्षण शिविर बनाया गया था। जी बिल्कुल। जी निखिल। एम्बेसडर चक्रवर्ती, अभी जो तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर चल रही है, मैं उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के जो लोग आए हैं वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, खुशी के आंसू हैं। आप थाईलैंड में रहे हैं लंबे वक्त तक, वहाँ राजदूत रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं भारत और थाईलैंड के ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ये किस तरह से दोनों देशों को जोड़ता है? मैं थोड़ा सा विषयांतर शायद कर रहा हूँ, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण विषय है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं वो हमारे विदेश नीति आप अपने भी कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ। जी पहले तो मैं एक बात कह दूं कि वो जो नेताजी का जो वहाँ पे जो शिविर था, जो जब वहाँ पे एक नेताजी सोसाइटी भी है जो उनकी यादें जो है उनको ताज़ा रखते हैं, पर वो लोग सब बुजुर्ग हो रहे हैं तो अब मुझे लगता नहीं कि यंगर जनरेशन उतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो एक तो ये चीज है कि हमारी तरफ से अगर कुछ ऐसा हो नेताजी के ऊपर कोई मतलब हम प्रोग्राम करें या कुछ करें वो अच्छा रहेगा। एक तो ये मेरा सुझाव है। और दूसरी चीज जो इंडियन कम्युनिटी है, मेरे ख्याल में 2.5 लाख के करीब तो होगी इंडियन कम्युनिटी आज, जिसमें कुछ तो थाई सिटीजन्स हैं और कुछ जो है जो जिसको हम कहेंगे OCI या इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, पर रहते वहाँ पे हैं परमानेंटली, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। इंडियन कंपनीज भी वहाँ बहुत हैं। मैं सब लोगों से मिलता था, हर एक हफ्ते मैं किसी न किसी से जरूर मिलता था, मीटिंग करता था जिसमें हम लोग बातचीत करते थे। वो हमको एक चीज मैं बताऊं कि वो लोग सब खुश हैं वहाँ पे, कोई उनको मतलब ऐसा कोई मुझे कभी भी बड़ी समस्या नहीं देखने को मिला इन लोगों की तरफ से कि सर ये ठीक नहीं है या वो नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं होती हैं कि सर हमारा पासपोर्ट जल्दी करवा दीजिए, वो दोज आर वेरी माइनर इश्यूज, तो वो हम लोग डील कर लेते थे फटाफट। वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, टेम्पल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो दुनिया का एक बड़ा मतलब मशहूर टेम्पल है जो ब्रह्मा जी के नाम से है, वो भी थाईलैंड में और कहीं नहीं है। इंडिया में तो शायद एक ही ब्रह्मा के नाम से मंदिर है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को बहुत ही मतलब हम लोगों को जोड़ती है, मतलब दिल से जोड़ती है, इन द सेंस दैट हम लोग जिस तरह की सांस्कृतिक हम लोग शेयर करते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा मतलब इसका एक अनुदान है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको भी हमको मतलब बहुत ही बढ़ावा देना चाहिए। इकोनॉमिक तो है ही है जिसके बारे में बोल चुका हूँ,
पर मुझे लगता है कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जो भी है, लैंग्वेज, कल्चर, वैसे वहाँ काफी चर्चा होती है, मतलब भारतीय भाषाओं की। संस्कृत का एक चेयर है चुनालंकौन यूनिवर्सिटी में, जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं वगैरह, उनसे मैं रेगुलरली मिलता था। और जो भी वहाँ इंडिया स्टडीज भी डिपार्टमेंट है, तो काफी इंटरेस्ट है इंडिया में, क्योंकि अब्राहम कीन जो है वो रामायण है, लोग जानते हैं। वहाँ पे एक अयोध्या भी है, क्योंकि उसके नाम से एक अयोध्या उनका एंशिएंट कैपिटल भी था। वो टूरिज्म के संदर्भ में काफी इम्पोर्टेंट है, लोग जानते हैं। बहुत सारी मंदिरें हैं जी। एम्बेसडर पिनाक, हम जानते हैं भारत और थाईलैंड में पीपल टू पीपल कनेक्ट बेहद मजबूत रहा है। सांस्कृतिक लिहाज से भी जो आप बता रहे हैं कि संबंध 2000 साल से ज़्यादा पुराने कहे जाते हैं। रामायण हमें ज़रूर जोड़ता है, लेकिन क्या पीपल टू पीपल कनेक्ट में समाहित तमाम संभावनाओं को दोनों देशों ने अभी तक उसका पूरा दोहन किया है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां से भी भारत आते हैं, भारत से भी थाईलैंड जाते हैं, और थाईलैंड जाके देखना ये कि किस तरह से भारत की संस्कृति की पहचान एक थाईलैंड में मिलती है, ये बहुत एक तरह से भारतीयों को आकर्षित करती है। लेकिन इसका क्या आपको लगता है कि हमने बेहतर इस्तेमाल किया अभी तक? इसका अब किस मापदंड से कहेंगे बेहतर हुआ नहीं हुआ? संबंधों को और मजबूत करने में सर, दरअसल ये शायद समझना चाहती है कितना हम आए हैं, कितना हमें और आगे जाना है। ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इसीलिए मैं कह रहा था, हमको जो भी हमारे कल्चरल जो एफिनिटीज हैं, उस पे हम लोग प्रोग्राम करें, कल्चरल इवेंट्स करें, सब होता है। पर इतना होता है और ज्यादा करना चाहिए या नहीं, मतलब इतना रिसोर्सेज हमारे पास है कि हर एक दिन हम एक कल्चरल शो कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नाम। तो हम लोग साल में करते हैं, ICCR है, वो अपना बजट है, वो लोग प्लान करते हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये सब करते हैं। संस्कृत चेयर वगैरह दरअसल शायद ऋतु जी, एम्बेसडर चक्रवर्ती वो ये पूछना चाहती थी कि मतलब हम कितना आए हैं और कितना इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। जो हमारा पर्यटन है, अभी भी शायद विदेश मंत्री ने भी पर्यटन पर जोर दिया है, जो अपना उनका जो स्टेटमेंट रहा है, तो कितना इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना हम आए हैं, कितना अभी और आगे जाना है? देखिए, पर्यटन के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि वहां से जो लोग आते हैं थाईलैंड से, वो अभी भी कम है। मतलब अगर तुलना की जाए जो भारत से जाते हैं उसकी तुलना, तो मुझे लगता है जो बुद्धिस्ट सर्किट वगैरह, हमने बहुत कुछ इंडिया में किया है। बुद्धिस्ट सर्किट, एक ट्रेन भी हमने किया है, जो सारे बुद्धिस्ट जो होली साइट्स हैं वहां ले जाते हैं। पर मुझे लगता है कि हम थाईलैंड से और भी लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, टूरिज्म मिनिस्ट्री को ये समझना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से हम थाई टूरिस्ट को और अट्रैक्ट कर सकें। मुझे लगता है थाई टूरिस्ट और आना चाहते हैं, पर उनको शायद कुछ मतलब फैसिलिटीज की तरफ से तो सब कुछ है, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब कुछ कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि पता नहीं इंडिया में उनको इस तरह का, मतलब वो थोड़ा झिझक शायद मुझे लगता है कभी कभी कि उनको है। पर काफी लोग आते हैं, 80 हजार के लोग करीब लोग आते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं कई लोग, बिजनेस करने आते हैं, सब लोग आते हैं। मेरे ख्याल में वीजा के मामले में भी हम लोग थोड़ा और अगर मतलब छूट दें या थोड़ा लॉन्ग टर्म वीजा दे दें लोगों को, तो मुझे लगता है कि उससे भी थोड़ा ये हेल्प करेगा लोगों का आना जाना। दैट इज व्हाट आई थिंक वी शुड बी एमिंग एट। जी हाँ, बिल्कुल। इन तमाम गतिविधियों को और बढ़ाने के लिए ही भारत थाईलैंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम CEP को दस्तखत किया गया था 2022 में, उस पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रोफेसर अंशु, किस तरह से आप देखती हैं दोनों देशों के संबंधों के, जब हम बहुआयामी की बात करते हैं तो पीपल टू पीपल कनेक्ट किस तरह से उसमें बेहद महत्वपूर्ण बनते हैं? निश्चित तौर पर जब हम कूटनीति के 3 पिलर्स को देखते हैं, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू पीपल एंड पीपल टू कनेक्ट,
पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये 3 आयाम है। और इसमें जब हम पीपल टू पीपल कनेक्ट को देखते हैं तो वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो 2 देशों की एक तरह से कह लें वो सॉफ्ट पावर है, जिसके बलबूते दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति अपना भरोसा बनाने और बढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि आखिरकार आप देखिए कि जब हम किसी देश को देखते हैं तो वो देश क्या है, उसके पास अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं, सरकार है, संप्रभुता है, लेकिन लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और अपने सशक्त डायस्पोरा के माध्यम से भारत ने पूरे विश्व में, आप आज किसी भी कोने में चले जाइए, हम हर बार देखते हैं, इस बात के साक्षी बनते हैं, बड़े गौरव का अनुभव होता है, हर्ष का अनुभव होता है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वहां एक भारतीय समुदाय होता है जो उनका स्वागत करने के लिए आतुर होता है। और जब ये लोग वहां के लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं तो न सिर्फ एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जब जुड़ते हैं तो दोनों ही देशों के बीच के भरोसे को बल मिलता है। तब ये 2 देश, यदि इनके बीच सामान्य कूटनीतिक संबंध हैं तो वो उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने में सक्षम होते हैं। भारत और अमेरिका के आप यदि संबंधों को देखें ऋतु जी, तो वो उसका एक उदाहरण है। भारत और थाईलैंड की ओर देखें तो वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो भारत से ही कहीं ना कहीं प्रेरित है। आप बौद्ध धर्म को देखिए, बुद्धिस्ट पूरे कल्चर को देखिए, वो भारत से गया है। और इसके अलावा आप यदि भाषा बोली की बात करें तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मगध की जो ये पाली है, पाली का भी यहाँ पर बहुतायत से प्रयोग होता है। और थाईलैंड की जब हम संस्कृति, भाषा, साहित्य को देखें तो उस पर पाली का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इंडियन स्टडीज थाईलैंड में है, अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। और यदि हम इस दृष्टि से देखें तो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, आपसी जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो सशक्त हैं। लेकिन जैसे कि अभी हम एम्बेसडर पिनाक की बात को भी सुन रहे थे, जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टूरिज्म के क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय थाईलैंड जा रहे हैं। थाई लोग उस अनुपात में भारत नहीं आ रहे हैं। तो वहां हम किस तरह से आपसी संबंधों को मजबूत करें, एक भरोसा मजबूत हो, कैसे उनको हम फैसिलिटेट करें, बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करें कि हम यहां पर एक विन विन सिचुएशन बना सकें। इसी तरह शिक्षा का क्षेत्र आप देखिए, शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पारस्परिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाते हुए, चाहे रिसर्च हो, कोलैबोरेटिव रिसर्च हो, या फिर आप अलग अलग क्षेत्रों में साथ में काम करने की यदि बात हो, तो इसमें भी हम एक स्टूडेंट प्रोफेसर्स एक्सचेंज या कल्चरल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए कल्चरल एक्सचेंजेस कर सकते हैं। और जिस प्रकार की स्पिरिचुअल प्रेजेंस भारत की थाईलैंड में है, वहाँ पर कई हिंदू प्रीस्ट्स हैं जो प्रमुख मंदिरों को देखते हैं, संभालते हैं। और अलग अलग यदि हम कल्चर की दृष्टि से देखें तो हिंदू मंदिर हैं जो थाईलैंड में हैं। शिक्षा की जो आप बात कर रही थी प्रोफेसर अंशु, उसमें 6 इंडियन स्टडी सेंटर्स हैं थाईलैंड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, और 13 इंडियन कॉर्नर्स हैं इसी तरह से यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों ही देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तमाम स्कॉलरशिप्स थाईलैंड से भी छात्रों को दी जाती हैं भारत में, और थाईलैंड ने भी अपने यहाँ कई ऐसी वृहद व्यवस्था की है। चाहे वो संस्कृत के शब्द हों, आपने पाली का जिक्र किया, पाली का जुड़ाव है थाईलैंड से। तो ये जो सांस्कृतिक और सभ्यता का जुड़ाव है, इसी के साथ भारत और थाईलैंड के संबंध किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। एम्बेसडर पिनाक हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर पिनाक, जब हम कनेक्टिविटी को लेकर बात करते हैं तो इसको लेकर तमाम बड़ी चुनौतियां भी हैं भारत के सामने। जब भारत आज की तारीख में बिम्स्टेक के तमाम देश या फिर उन देशों के साथ जब अपने संपर्कों को और मजबूत करने की तरफ बढ़ रहा है, तो एक चुनौती चीन के रूप में भी सामने आती है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत और थाईलैंड के बीच आज जो वार्ता हो रही है, उसके बाद क्या किसी समझौते पे आगे बढ़ता है दोनों देश? देखिए, कनेक्टिविटी में काफी प्रोजेक्ट्स हमने चालू किए थे। एक तो कालादान हाईवे था, और फिर जो एक ट्राइलैटरल हाईवे था। कालादान प्रोजेक्ट ये था कि हम लोग कामू मोरे से रास्ता बना के वो मतलब वो एक जो पोर्ट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से हमें एक आउटलेट मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, मणिपुर के वहाँ से। तो इसलिए, और एक जो ट्राइलैटरल रोड प्रोजेक्ट था वो भी उधर से निकल के म्यांमार होते हुए थाईलैंड में जाना था। और उसका आगे ये मतलब विजन तो ये था कि उसको और आगे लेके हम वियतनाम तक। तो उसमें कई बातें हुई, काफी थोड़ा प्रोजेक्ट आगे भी बढ़ा, पर बीच बीच में म्यांमार में जो प्रॉब्लम हो जाती है
तो उसमें वो हमारी कंपनियां हैं और जो भी कंपनियां वहाँ काम करती है उसको इस पे प्रोजेक्ट पे, उनको दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे मिलिशिया आके उनसे उनको डराती है, उनसे पैसे मांगती है। तो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन म्यांमार में है वो काफी बाधा क्रिएट करती है। तो इसलिए वो जो प्रोजेक्ट जो है एकदम स्लो हो गया है। जो भी म्यांमार के बीच में से प्रोजेक्ट है, और हमें म्यांमार के बीच में से ही जाना पड़ेगा अगर हमें उधर आसियान के साथ और बाकी आसियान देशों के साथ हमें जुड़ना है। तो ये कोशिश थी और जारी है। पर अब म्यांमार में क्या होगा, तो वहां पे एक क्या कहते हैं सैन्य सरकार, सेना की सरकार है, और वहाँ मिलिशिया जो है, आपको पता है कि बॉर्डर एरिया में बांग्लादेश के साथ जो अराकान आर्मी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। मिलिट्री का वहाँ पे जितने भी पोस्ट थे उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया है। अब अराकान आर्मी जो है वो बुद्धिस्ट है, वो एक मिलिशिया है, वो रोहिंग्या को पसंद नहीं करते हैं। तो ये काफी जो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसमें ऑपरेट करना कभी कभी बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमने बड़ा एक ग्रैंड विजन था हम लोगों का, तो वो सब देश को मिला के, मतलब म्यांमार, थाईलैंड को मिला के, और उधर बांग्लादेश ने भी पहले कहा है कि हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। अब तो पता नहीं क्या करेंगे, पर मुझे लगता है कि इस पे हमको गौर करना पड़ेगा कि इसको प्रोजेक्ट को हम कैसे खत्म करेंगे। अब इधर अब अर्थक्वेक हो गया है म्यांमार में, तो ये जो कैलामिटीज हैं वो भी आके कभी कभी हमारे जो जितने भी है वो रोड़े डाल देती। अब जो वहाँ की सरकार जो है वो व्यस्त है हाउ टू डील विद दिस डिजास्टर। इंडिया तो हेल्प कर ही रही है। इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया की काफी एक्सपर्टीज है और पहचान भी है और लोग जानते भी हैं, इसलिए इंडिया को वो स्वागत भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी में, ये जब तक हम लोग इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे तब तक बिम्स्टेक कनेक्टिविटी में दिक्कत होगी। इन द सेंस मैरीटाइम कनेक्टिविटी तो है और एयर टू एयर कनेक्टिविटी है। 400 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिया और थाईलैंड के बीच में काफी वहां पे नेचुरली इंडियन की डिस्चार्ज। तो ये सब समस्याएं हैं, हमको इनके साथ जुड़ना पड़ेगा और इसके सब सोल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा। एम्बेसडर पिनाक, अगर जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ये भी जो व्यापार संतुलन है वो भी थाईलैंड के पक्ष में है थोड़ा सा, उसके विषय में भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चर्चा हमारी थाईलैंड पर जो प्रधानमंत्री की यात्रा है उस पर जारी रहेगी।